नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। इनमें हमने पहली वीडियो में देखा था कि संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है और इनकी आवश्यकता क्यों है, शासन के कितने अंग हैं, इन सब पर हमने डिटेल में चर्चा की थी। फिर दूसरी और तीसरी वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो भारतीय संविधान के बनने में जितने भी घटनाक्रम महत्वपूर्ण रहे हैं उन पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। इसमें दूसरी वीडियो में हमने 1773, 1784 और अन्य एक्ट देखे। साथ ही तीसरी वीडियो में हमने देखे थे 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इस प्रकार हम 1833 के चार्टर एक्ट तक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इसी क्रम में चार्टर एक्ट के जो अंतिम भाग है जिसका नाम है 1853 का चार्टर एक्ट, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। 1833 के चार्टर एक्ट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। यदि आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आज हम चार्टर एक्ट का अंतिम पढ़ेंगे, 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद क्या शुरू होगा? इसके बाद शुरू होगा ताज का शासन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या विशेषताएं थी इसकी, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही थी कि इसके द्वारा, जैसे हर बार हम देख रहे थे कि 1793 में हमने देखा था कि कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1813 में आया, 1813 में भी हमने देखा कि 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया। और यही क्रम रहा 1833 के एक्ट में, यानी 20 वर्षों के लिए जो कंपनी के अधिकार हैं वो फिर से बढ़ा दिए गए। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें ऐसा नहीं किया गया, यानी 20 वर्ष के लिए जो अधिकार हैं इस बार नहीं बढ़ाए गए। इनफैक्ट 20 वर्ष क्या, ना तो 10 वर्ष के लिए बढ़ाए गए, ना 5 वर्ष, ना 1 वर्ष। इसमें कुछ भी नहीं बोला गया कि कंपनी के आगे कितने वर्षों के लिए जो व्यापार के अधिकार हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी जो कंपनी के अधिकार हैं उनमें बढ़ोतरी नहीं की गई। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अब कंपनी का शासन, जो भारत में अभी कंपनी रूल कर रही है, ठीक है, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो कंपनी का शासन है भारत में उसको कभी भी समाप्त कर सकती है। ऐसा इससे एक बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि जब अधिकार नहीं बढ़ाए गए इसका दूसरा मतलब यही निकलता है कि अब कंपनी के जो शासन है वो कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो इसका ये तो पहला प्रावधान हो गया। फिर देखते हैं हम अगला प्रावधान क्या था। देखिए, अगला प्रावधान इसमें किया गया था कि जो कंपनी का जो कंपनी में, जैसे मैंने बताया था कि ये जो कंपनी को स्टाफ की आवश्यकता होती थी, यानी कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, ये कहाँ से लाते थे? ब्रिटेन से लाते थे। तो इन्होंने और दूसरी चीज़ जो ब्रिटेन से लाते थे ये कैसे होते थे? नॉमिनेटेड। या फिर उसके बाद 1813 के द्वारा हमने देखा था कि भारत में ही शिक्षा पद्धति, यानी उनको शिक्षा देना, लेबर को स्किल करना, इस प्रकार के काम स्टार्ट कर दिए थे। 1833 में भर्ती भी होने लगी थी। लेकिन जो भी भर्तियां हो रही थी अभी कंपनी में, यानी कार्य करने के लिए, चाहे वो किसी भी पद पर कार्य करने के लिए हो, चाहे वो लेबर वर्ग का हो या अधिकारी वर्ग का, सभी में जितनी भी भर्तियां हो रही थी वो सब नॉमिनेटेड थे। यानी जो निदेशक मंडल था, जो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देख रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग इन जो जितनी भर्तियां होती थी उनको नामित करते थे। यानी जितने भी थे वो सब उन्हीं की मर्जी से सेलेक्ट किए जाते थे। इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं था कि इस व्यक्ति को लिया जाए या नहीं लिया जाए, इनकी मर्जी है, इसे वो सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अब जितनी भी भर्तियां होंगी कंपनी में तो उनके लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। खुली प्रतियोगिता का मतलब, जैसे अब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यानी इनके लिए क्या होगी? एक परीक्षा होगी। तो परीक्षा की शुरुआत कंपनी में प्रवेश पाने के लिए यहाँ से कर दी गई। और भर्ती ये किसकी है? ये है सिविल सेवकों की, सिविल सेवक, ठीक है, यानी लोक सेवकों की। जैसे उस समय क्या हुआ करते थे? इंडियन सिविल सर्वेंट, आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे, जो कि आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं,
उस समय इनको ये IAS ना IPS दोनों की पावर इंडियन सिविल सर्वेंट को प्राप्त हुआ करती थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में जो एग्ज़ाम अब होता है उसकी शुरुआत यहाँ से होना स्टार्ट हो गई। तो एग्ज़ाम अब करवाएगा कौन? जैसे अभी हम बात करें कि जितने भी हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे IAS, IPS और IFS, ठीक है, तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इनके अलावा और भी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनकी एग्ज़ाम कौन लेता है? UPSC लेता है, ठीक है। UPSC एक बोर्ड है जो कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि CSE की परीक्षा भी लेता है, CDS की भी लेता है, NDA की भी लेता है। इस प्रकार से कई परीक्षा UPSC कंडक्ट करवाता है। जब हम आर्टिकल 315 UPSC और स्टेट PCS वाला वो पढ़ेंगे टॉपिक, तब इसको और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल में समझिए एक बोर्ड है जो परीक्षा लेता है। जैसे स्टेट PCS होते हैं वो अपनी स्टेट की परीक्षा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जब परीक्षाओं का आयोजन होगा इसमें कंपनी में प्रवेश पाने के लिए, तो क्या अब ऐसा नहीं लगता कि परीक्षाओं को कोई ना कोई एक संस्था तो होगी जो परीक्षाओं को कंडक्ट करवाएगी। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई और समिति के अध्यक्ष कैसे बनाया गया? लॉर्ड मैकॉले से, ठीक है। यानी लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसका कार्य था जो भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होती थी उनका आयोजन करवाना और भर्तियों को स्वीकार करना। 1853 के चार्टर एक्ट में इसका प्रावधान था। समिति बनी 1854 में, यानी उसके ठीक एक वर्ष बाद। तो ये तो हो गया इसका पहला प्रावधान कि परीक्षाओं की शुरुआत हो गई सिविल सेवा में भर्ती के लिए, कंपनी की सिविल सेवाओं में। अब दूसरा हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1863 में एक प्रथम भारतीय जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर किया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1863 में जो भर्ती परीक्षा स्टार्ट की गई थी 1853 के एक्ट के द्वारा की गई थी, समिति 1854 में बनी, तब से एग्जाम होने लगे थे। तो 1863 में जाकर कोई एक भारतीय ऐसा हुआ जिसने इस सिविल सेवा परीक्षा को पास किया, ठीक है। उनका नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये दोनों ही फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में कि ऐसे प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर है। किस सन में किया? तो 1863 है। लेकिन अभी एक बात याद रखने लिए है कि जो भी परीक्षा हो रही है वो अभी कहाँ पर आयोजित हो रही है तो कंपनी के लिए, भारत में कार्य करने के लिए, लेकिन परीक्षा का आयोजन अभी लंदन में होता है। यानी कि भारत में परीक्षा का आयोजन अभी नहीं हो रहा है। ये कब होगा? ये होगा जब 1922 में जाकर इलाहाबाद में। इसको भी हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए कि 1853 के द्वारा अभी हमने दो प्रावधान पढ़ लिए। पहला प्रावधान क्या पढ़ा था? इसके द्वारा कंपनी का जो शासन है वो आगे नहीं बढ़ाया गया। इसका मतलब हुआ कि कंपनी का जो शासन है वो कभी भी समाप्त किया जा सकता है। दूसरा प्रावधान क्या है कि भर्ती के लिए एक परीक्षा का आयोजन यानी खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना निर्धारित किया, जिसके लिए 1854 में मैकॉले समिति का गठन किया गया लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, जो इस परीक्षा को लेती थी। परीक्षा होती कहाँ पर थी? लंदन में। दूसरी चीज, प्रथम भारतीय जिन्होंने परीक्षा पास की 1863 में, कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो इतना हमारे लिए इन दो प्रावधानों में महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रावधान क्या है? देखिए, अगला प्रावधान है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, हमने देखा था गवर्नर जनरल की परिषद कब बनाई गई? 1773 में। 1784 में क्या हुआ? इस परिषद से, इसमें कितने थे? 4 सदस्य। 1784 में एक सदस्य कम करके कितने रख दिए? 3 रख दिए। फिर अगला एक्ट आया था 1833 का, जिसमें क्या किया गया था? इसमें एक सदस्य को और जोड़ दिया गया था, यानी कि 1 + 3 + 1 ये वाला स्ट्रक्चर हो गया था। एक गवर्नर जनरल, 3 इस परिषद के सदस्य और एक जो अतिरिक्त विधि सदस्य जोड़ा गया था। हम कल इनको डिटेल में और रिवीजन करेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे हमें पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस नेचर के और कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो 1853 के चार्टर अधिनियम तक पूरे जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं या बनने की संभावना, उन पर हम डिस्कस करेंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे? वो 1773 से लेकर 1853 तक के। पहले थोड़ा सा ब्रीफली रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो कल का सेशन ध्यान से अटेंड करना।
अभी हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो ये हो गया था कि विधि सदस्यता जो 1833 में इन्होंने लाए थे, उसको मैंने बताया था कल आपको कि उसको वोटिंग राइट नहीं था। यानी जो भी कोई नियम कानून बन रहा है वो अभी भी इन 3 और 1 4 लोगों के बहुमत से बनेगा, ना कि इस एक व्यक्ति की। यानी ये केवल अपने विचार रख सकता है और अपनी जो भी उस पर कोई विचार रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, वो सब कर सकता है। लेकिन वोटिंग राइट इसको नहीं है कि नियम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पर अपना वोट नहीं दे सकता। 1853 के एक्ट के द्वारा इसको क्या किया गया, इसको वोटिंग राइट दे दिया। यानी अब इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया। यानी अब ये फिर से स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 1+4 का हो गया। अभी जो 1+3+1 था, अब इसको 1+4 कर दिया है। यानी एक कौन हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, और ये 4 कौन हो गए, 3 जो सदस्य पहले थे और एक जो सदस्य लॉर्ड मैकॉले जो विधि सदस्य जोड़ा गया था, उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। यानी अब ये वोटिंग कर सकता है, अब इसको वोटिंग राइट मिल गया। कब, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो 3 प्रावधान हो गए हमारे, रिवीजन कीजिए। पहला कौन सा हमने देखा था कि कंपनी का जो शासन है वो आगे नहीं बढ़ाया गया, यानी कभी भी समाप्त किया जा सकता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत होती है सिविल सेवा में भर्ती के लिए। इसके लिए 1854 में क्या बनती है, मैकॉले समिति बनती है जो परीक्षा लेती है। परीक्षा कहाँ पर होती है, लंदन में होती है। इस प्रथम भारतीय 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया। तीसरा प्रावधान हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर 1+3+1 का हुआ करता था, अब उसको 1+4 का कर दिया। यानी इस विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया। अब ये वोटिंग कर सकता है। यानी अब यदि हम बात करें 1+4 में, तो बहुमत क्या रहेगा, बहुमत रहेगा 3:2 का। ठीक है, यानी जिस पक्ष में भी 3 लोग सहमत होंगे गवर्नर जनरल को मिलाते हुए, वो कानून बन जाएगा। ठीक है, यदि ये 2+3 हो जाए तो वो कानून नहीं बनेगा। यानी 3 सदस्य एक साइड हो जाए और ये 2 सदस्य, जिनमें एक गवर्नर जनरल भले ही शामिल हो, अगर वो इस साइड रहता है तो भी कानून नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुमत नहीं है। तो तीनों प्रावधान समझ में आ गए होंगे। अब चौथा प्रावधान क्या है, देखिए इसमें चौथा प्रावधान किया गया कि जो भी इसकी परिषद थी गवर्नर जनरल की, अब कितनी हो गई, 1+4। अब इसमें 6 सदस्य और जोड़ दिए गए। अब क्वेश्चन उठेगा कि 6 सदस्य और क्यों जोड़े गए। देखिए, इसलिए जोड़े गए कि अब इसका काम क्या हो गया, कानून बनाएगी ये पूरा। अभी भी कानून नियम बना रहे थे, लेकिन बहुत बृहद अवधारणा में नहीं था। वो कानून तो बना रहे थे, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर अभी कानून बन रहा था। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल और उसकी विधायी परिषद है, ये कहीं ना कहीं यहाँ से संसद की, जो हमारी भारतीय संसद है, उसकी नींव पड़ना स्टार्ट हो गई। अब इसका थोड़ा सा बृहद रूप हमें देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर बोला था केवल नींव पड़ना स्टार्ट हुई है, अभी संसद का स्वरूप बना नहीं है। अब यहाँ से देखो, ये थोड़ा थोड़ा संसद का स्वरूप और बनना स्टार्ट होगा कि अब इसमें 6 सदस्य और जोड़ दिए गए। इनको बोला गया विधायी सदस्य। ठीक है, विधायी सदस्य बोला गया, और इन्हीं विधायी सदस्यों को बोला गया क्या, विधान पार्षद। क्या बोला गया, विधान पार्षद। तो इन 6 सदस्यों को, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया पहले से। पहले ये 5 हुआ करते थे, अब 6 और हो गए, तो 11 लोग इस परिषद में हो गए। अब ये क्या करेंगे, ये कानून बनाएंगे संपूर्ण भारत के लिए। संपूर्ण भारत से फिर वही मतलब ब्रिटिश भारत। ठीक है, यानी जिस पर कंपनी का शासन है, तो उस भारत के लिए क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। तो जो कानून बनाएंगे संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए, तो जो परिषद है इसकी गवर्नर जनरल की, अब वो किसकी तरह कार्य करेगी, छोटी संसद की तरह कार्य करेगी। यानी एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि अब संसद का थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो रहा है। और जब हम आगे क्राउन का शासन में आगे के अधिनियम पढ़ेंगे तो पूरा समझाऊंगा कि अब देखिए संसद का रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें और क्या किया गया, इसमें जो 6 सदस्य जोड़े गए हैं, इसमें क्या किया गया कि 2 सदस्य तो वही जो वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो नामित करके भेजे। यानी ये 2 सदस्य कौन थे, नॉमिनेटेड थे।
लेकिन इसमें जो 4 सदस्य और थे उनको क्या था, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। कहाँ से? जैसे इनकी अलग अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो 4 प्रेसिडेंसियों से एक एक सदस्य आता था। जैसे एक आता था कहाँ से, बंगाल प्रेसिडेंसी से, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी से, तीसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी और चौथा आगरा प्रेसिडेंसी। यानी इस प्रकार से 4 प्रेसिडेंसियों से ये चारों सदस्य आते थे। इनको कौन भेजता था? इनको वहाँ की जो सरकार थी, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वो वहाँ का गवर्नर तो है ही है, बॉम्बे का, मद्रास का और बम्बई का और आगरा का। तो वहाँ की गवर्नर जो गवर्नर है उसकी भी परिषद है, तो वहाँ से वो नामित करके यानी वो प्रतिनिधि भेजते थे अपने। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में होता है। देखिए यहाँ से अब राज्यसभा का स्ट्रक्चर समझिए। राज्यसभा में क्या होता है कि जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, वो विधानसभाएं अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबरों का इलेक्शन करते हैं। यानी इनका जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इसको भी हम आगे समझेंगे पूरा डिटेल में, अभी थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर मैं बता रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार जो 4 सदस्य आए थे, कहाँ से, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन 4 सदस्यों को भी यहाँ की जो सरकारें थीं, इन प्रेसिडेंसियों की, उन लोगों ने इलेक्ट करके भेजा था, चुनकर भेजा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो प्रणाली हम देख पा रहे हैं आज भारत में, उसकी नींव पड़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी प्रतिनिधि शासन की नींव पड़ना, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर जाएंगे तो ये अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये 4 लोग कोई भी अब कानून बना रही है, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है, ठीक है, जिसमें पहले सदस्य कितने थे, फिर 6 और आ गए। इनमें से 2 तो जो पहले आते थे, जैसे ये 4 आए उसी प्रकार है, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजेगी या ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजेगी। और जो 4 ये हैं, ये कहाँ से आए हैं, 4 प्रेसिडेंसियों से आए हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा, ठीक है। अब जब भी कोई कानून बनेगा तो ये लोग अपने विचार तो रख पाएंगे कि हमारी प्रेसिडेंसी में इस प्रकार की समस्या है तो उनके लिए कानून बनना चाहिए, हमारे प्रेसिडेंसी में इस चीज़ की कमी है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। क्योंकि देखिए संपूर्ण हम जानते हैं कि हमारे भारत विविधताओं वाला देश है और जगह जगह सभी जगह एक समान तो कोई भी चीज़ पाई नहीं जा सकती। कहीं पर किसी चीज़ की कमी है तो कहीं पर किसी चीज़ की अधिकता है। तो ठीक उसी प्रकार अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको यहाँ पर भेजा गया था। क्योंकि जब तक ये लोग संपूर्ण भारत के लिए यानी संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कमी रहेगी। यहाँ पर क्या है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है कि सेंटर के हाथों में पूरी पावर है कानून बनाने की। लेकिन यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ थोड़ा सा इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना, यानी विकेंद्रीकरण यहाँ से होना शुरू होता है। क्योंकि जब ये प्रतिनिधि यहाँ जाएंगे संसद में, जो छोटी संसद है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं अभी, छोटी संसद, ठीक है, मिनी पार्लियामेंट, जो छोटी संसद में ये लोग जाएंगे तो अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे, अपनी समस्याएं, अपने जो भी विचार रखना है उनको रखेंगे और उस हिसाब से फिर कानून बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, थोड़े से विकेंद्रीकरण की सत्ता हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया। ये महत्वपूर्ण प्रावधान 1853 के चार्टर अधिनियम में किए गए। अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे कौन सा, क्राउन का शासन यानी ताज का शासन, जो कि हम कल नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कल अभी तक हमने जो 1773 से लेकर 1853 तक जितने भी अधिनियम पढ़े हैं ना, उनका रिवीजन करेंगे और साथ में इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में या फिर आगे पूछने की संभावना है, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल का सेशन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कल हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, इतना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन भी करने वाले हैं। यदि हम रिवीजन नहीं करें और क्वेश्चन नहीं लगाएं तो फिर हमारे पढ़ने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। फिर उसके बाद हम ताज का शासन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जो 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, फिर 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, इन सबको हम धीरे धीरे 2-3 वीडियो में कवर करके फिर फाइनली हम पहुंच जाएंगे अपने भारतीय संविधान के बनने पर, कि कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूँ आपको 1853 का चार्टर अधिनियम समझ आया होगा। ठीक है, यदि समझ आया हो तो अच्छे से उसको रिवीजन करिए। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, और इससे पहली वाली जो पीडीएफ है 1833 के चार्टर एक्ट तक की, वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। उसको आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ख्याल रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।